बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, 9th क्लास केमिस्ट्री, बाब नंबर 1। आखिरी लेक्चर में हमने साइंस की मुख्तलिफ़ शाखें, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की मुख्तलिफ़ शाखों में से पहली 3 शाखों को तफसीलन बयान किया था। आज हम बाकी शाखों को देखते हैं कि वो शाखें किस तरह से उनको तारीफ़ की जाती है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ पे उनका इतलाक़ होता है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें जानदार अजसाम में पाए जाने वाले कंपाउंड्स की साख्त और तरकीब और इनके कीमियाई अमल का मुतालिया किया जाता है। केमिस्ट्री की इस शाख को बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। नाम से भी जाहिर है बायोकेमिस्ट्री दो अल्फाजों का मजमू है, बायो और केमिस्ट्री। बायो कहते हैं लाइफ, ज़िंदगी को, और केमिस्ट्री हम पढ़ कर आए हैं। केमिस्ट्री कहते हैं मादे की साख्त, ख़वास, केमिकल रिएक्शंस और तरकीब के मुताले को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदा अजसाम के अंदर, ज़िंदा चीज़ों के अंदर जो मादा मौजूद है, उसके जो ख़वास हैं, उसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उसकी जो तरकीब है, उसकी जो खसूसियात हैं, उनका मुतालिया बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें ज़िंदा अजसाम के अंदर पाए जाने वाले, जानदारों के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स की साख्त, तरकीब और इनके कीमियाई अमल का मुतालिया किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इस शाख के तहत जानदार अजसाम के अंदर अंजाम पाए जाने वाले केमिकल रिएक्शंस का भी अहाता किया जाता है। ये बात मैं इसकी तारीफ़ के अंदर आपको वाज़िया कर चुका हूँ कि बायोकेमिस्ट्री चूँकि दो अल्फाजों का मजमू है, तो इससे भी हम इसकी तारीफ़ को समझ सकते हैं और वाज़िया बयान भी कर सकते हैं कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम ज़िंदा अजसाम के अंदर, जानदारों के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स का मुतालिया करते हैं। अब कंपाउंड्स का मुतालिया कैसे किया जाएगा? मतलब ये कि कंपाउंड्स की साख्त देखी जाएगी कि एक ज़िंदा जिस्म, एक जानदार किस तरह के कंपाउंड्स के मिलने से बना हुआ है, उसकी क्या खसूसियात हैं और किस तरह की तरकीब है उसकी, एक कंपाउंड किस किस तरह के एलिमेंट्स के मिलने से बना हुआ है और जिस्म के अंदर वो किस तरह के केमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा ले रहा है। इन तमाम चीज़ों का अहाता बायोकेमिस्ट्री करती है। मसलन जानदारों के अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स बोला जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, चिकनाई मतलब फैट्स, तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो ज़िंदा अजसाम के अंदर पाए जाते हैं और ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, हमें एनर्जी देने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये कंपाउंड्स हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ना हो तो कोई भी ज़िंदा अजसाम के अंदर ज़िंदगी मौजूद ना हो। तो इन तमाम कंपाउंड्स की किस तरह से सिंथेसिस होती है एक जिस्म के अंदर, इसके बारे में हम इल्म हासिल करते हैं। इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस जिस्म के अंदर होते हैं। इसी तरह से जब ये कंपाउंड्स बन जाते हैं तो फिर इन कंपाउंड्स की मदद से हमारे जिस्म को मुख्तलिफ तरह से एनर्जी हासिल होती है। तो किस तरह से ये कंपाउंड्स बने, किस तरह से हमारे जिस्म का हिस्सा बने, किस तरह से कंपाउंड्स टूटे और ऐसे हिस्सों के अंदर बट गए जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हुए, इन तमाम चीज़ों का अहाता जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की इतलाक़ की बात करें, इसके इस्तेमालात की बात करें कि कहाँ कहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल तिब के अंदर, मेडिसन की फ़ील्ड के अंदर, अद्वियात साजी के अंदर, खुराक बनाने के लिए, खुराक का इस्तेमाल, अच्छी खुराक की पैदावार किस तरह से की जा सकती है, और ज़राअत के शोबे के अंदर, क्योंकि हमारी जो तरक्की है उसका दारोमदार ज़्यादातर ज़राअत के ऊपर है और जितनी अच्छी हमारी ये ज़राअत की फ़ील्ड होगी उतना ही बेहतर तरीके से हम इन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें जितनी ही ज़्यादा मिक़दार के अंदर इंसान हासिल कर सकते हैं, हमारे मुल्क के लोग हासिल कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ उनके अंदर ग्रोथ और तरक्की के मौक़े मौजूद है। तो बायोकेमिस्ट्री इन तमाम बातों का बग़ौर मुतालिया करती है और इनको बड़ी वजाहत के साथ हमारे सामने पेश करती है। आगे चलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड बनाने के तरीक़ों का मुतालिया किया जाता है। तजारती पैमाने के ऊपर, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, इंडस्ट्री के अंदर, सनत के अंदर
किस तरह से हम कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जब वो कंपाउंड तैयार हो जाएगा तो कहाँ कहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों का अहाता जो ब्रांच करती है केमिस्ट्री की, वो ब्रांच इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम शाख है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स की तैयारी करते हैं। वो कंपाउंड बड़े अहम है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, अमोनिया, NH3। अगर हम बात करें कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, बुक ने लिखा हुआ है गंधक का तेजाब, गंधक कहते हैं सल्फर को, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो इसके अंदर चूंकि सल्फर भी मौजूद होता है तो इस वजह से इसको गंधक का तेजाब भी बोला जाता है। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये बड़े अहम कंपाउंड हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सिर्फ तजारती पैमाने के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि लेबॉर्ट्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ तरह के प्रैक्टिकल्स को हल करते हुए। अब ये कंपाउंड क्यों ज़रूरी है, अगर हम इसके इस्तेमालात की तरफ आएँ कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, इसके अंदर हम ये कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो इन कंपाउंड्स की तैयारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, तो इन कंपाउंड्स की तैयारी असल में मुख्तलिफ़ सनतों के अंदर ख़ाम माल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की वजह से अहम है। हम इन कंपाउंड्स को ख़ाम माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब किन सनतों के अंदर ख़ाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, चंद एक सनतें मैं आपके सामने पेश करता हूं, जैसे कि खाद की सन्नत, फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, खादें बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अमोनिया का किया जाता है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है, पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और नाइट्रोजन वो अपने एटमॉस्फेयर से जज़ब नहीं कर सकता, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है अपनी मालिक्यूलर शक्ल के अंदर, N2 की शक्ल में, और पौधों के अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद नहीं होता कि वो उस N2 को जज़ब कर सकें। लिहाजा हमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद से नाइट्रोजन देनी पड़ती है पौधों को, ताकि वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकें, उनकी डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। तो उसके लिए हम उनको खादें देते हैं, और खादें बनाने के लिए हम अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं साबुन की तैयारी में। साबुन की तैयारी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तैयारी के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जिसके नतीजे में फ़ैट्स के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास साबुन हासिल होता है। और साबुन हम जानते हैं कि सफाई के मकासद के लिए किस कदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं दाग धब्बे उतारने के लिए जिनको साबुन की मदद से नहीं उतारा जा सकता, उनके लिए फिर डिटर्जेंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। डिटर्जेंट्स के अंदर कुछ हार्ड केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से ये सफाई हम कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो साबुन की तैयारी के अंदर, खादों की तैयारी के अंदर, अगर हम इससे आगे मज़ीद बात करें तो टेक्सटाइल, कपड़ा बनाने की सन्नत में हम इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं ख़ाम माल के तौर पर, क्योंकि अगर हम तमाम कंपाउंड्स का बगौर मुतालिया करते हैं तो ये सारे के सारे अपने तरकीब के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पीछे पढ़ के आए हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन पाया जाता है, और इन एलिमेंट्स की मज़ीद मदद से जो कंपाउंड बनाए जाते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इन मुख्तलिफ़ सनतों के अंदर हम इन कंपाउंड्स का मुख्तलिफ़ तरह से इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं रंगो रोगन की सनत के अंदर, रंग बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए। और हमें पता है आजकल पेंट्स का, रंग रोगन का इस्तेमाल कितना ज़्यादा अहम है, घरों की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है और उनको ख़राब होने से भी बचाते हैं ये रंग रोगन वगैरह। इसी तरह से ज़रूरी पैदावार के अंदर भी इन्हीं कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने ये बात की कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं खादें बनाने में, और खादें बनाने के अंदर अमोनिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। खादें क्यों ज़रूरी है, हम फसलों को जब खादें देंगे तो फसलों की ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी पौधों की। जितना पौधा अच्छी तरह से फले फूलेगा वो उतनी ही अच्छी पैदावार देगा, और वो पैदावार जो है वो इंसानियत के फ़ायदा के लिए है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो कागज़ की सन्नत में भी इसका इस्तेमाल बहुत आम है, कागज़ की सन्नत में। और कागज़
को हम जानते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में लिखने के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़े पैमाने के ऊपर तलबा तालबात जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, या और मुख्तलिफ़ तरह से कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो मुख्तलिफ़ अहम सनतें हैं जिनके अंदर हम इन तमाम कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, रंग रोगन बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए और ज़रूरी पैदावार को बेहतर बनाने के लिए इन तमाम कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम इन कंपाउंड्स की तैयारी को तजारती पैमाने के ऊपर बड़ी वाज़ेह तरीके से पढ़ते हैं, वो शाख क्या कहलाती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। आगे चलते हैं, आगे है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ज़रा आपने इस तारीफ़ को अच्छी तरह से सोचना समझना भी है। आपने हर टर्म के मतलब की तरफ जाना है। आपने जो भी हेडिंग लिखी होगी उसके मतलब की तरफ जाना है। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर लफ्ज़ है न्यूक्लियस से, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी तारीफ़ है। केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, इसको मैं बताता हूँ ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। न्यूक्लियर खवास और न्यूक्लियर रिएक्शंस के मुताले से मुतल्लिक है या ताल्लुक़ रखती है, उस शाख को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब ज़रा आते हैं ये रेडियो एक्टिविटी क्या है। दो लफ्ज़ हैं ये, रेडियो एंड एक्टिव। रेडियो कहते हैं रेडिएशंस, शुआएँ। एक्टिव ऐसा एलिमेंट जो अपने अंदर से शुआएँ मुसलसल खारिज करता है, उसको कहते हैं एक्टिव। कि एक्टिव है, इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है, ये शुआएँ खारिज कर रहा है, ये रेडिएशंस बाहर निकाल रहा है अपने में से। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में इल्म हासिल करते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें से मुसलसल शुआएँ निकलती रहती हैं। अब जब शुआएँ निकलेंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एलिमेंट या उस एटम जिसमें से शुआएँ निकल रही हैं उसका न्यूक्लियस ख़ास किस्म की खसूसियात रखता है, अहम खसूसियात रखता है। अब वो खसूसियात कौन सी हैं, उन खसूसियात के बारे में इल्म हासिल करते हैं। और इसके साथ साथ जब एक एलिमेंट, एक एटम, उसका न्यूक्लियस ख़ास खसूसियात रखते हुए कुछ रेडिएशंस खारिज करेगा, तो इसी तरह से वो एटम रेडिएशन खारिज करते हुए किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन भी कर सकता है। अब वो रिएक्शन किस नौइयत के होंगे, किस तरतीब से होंगे, उनके बारे में भी हम इल्म हासिल करते हैं। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम इन तमाम चीज़ों का अहाता करते हैं, मतलब कि एक एटम का न्यूक्लियस किस तरह की खसूसियात रखते हुए रेडियो एक्टिविटी ज़ाहिर करता है और किस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, इन तमाम चीज़ों का अहाता करने वाली शाख क्या कहलाती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। इस शाख के अंदर हम क्या करते हैं? न्यूक्लियाई तब्दीलियां और इनके फ़वाइद का मुतालिया करते हैं। मतलब एक एटम के न्यूक्लियस में जब तब्दीली आएगी तो उस तब्दीली का हमें क्या फ़ायदा होगा। मतलब हम ये रिएक्शंस खुद भी बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो करवाते हैं और इनका क्या फ़ायदा है, ये भी आगे देखते हैं इनका क्या फ़ायदा है। इसी के साथ साथ इस शाख में एटम के न्यूक्लियस से खारिज होने वाली एनर्जी के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल का मुतालिया भी किया जाता है कि जब ये तब्दीलियां आएंगी, एक एटम का न्यूक्लियस जब रेडिएशंस को अपने अंदर से खारिज करेगा तो रेडिएशंस को निकालने की वजह से उसके न्यूक्लियस में कुछ तब्दीलियां रूनमा होंगी, उसके न्यूक्लियस से कुछ एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम इसी शाख के अंदर बड़ी तफसील के साथ समझते हैं। ज़रा देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, इनका मुतालिया किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। तो ये शाख, इसकी मदद से हम तिब्बी इलाज जैसे कि रेडियोथेरेपी, हमें इसमें मदद मिलती है। रेडियोथेरेपी, जिस्म के अंदर जब एक बीमारी हो जाती है कैंसर, तो उस कैंसर के इलाज के लिए हम बाहर से मुतलका हिस्से के ऊपर जहाँ पे कैंसर सेल मौजूद होता है वहाँ पर हम कुछ रेडिएशंस गिराते हैं बाहर से, वो उस एलिमेंट की मदद से जो एलिमेंट रेडिएशन खारिज करता है, यानी कि वो एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है, वो एलिमेंट की मदद से रेडिएशंस हम गिराते हैं जिस्म के ऊपर, उस हिस्से के ऊपर जहाँ पे कैंसर सेल मौजूद है। ये रेडिएशन उस कैंसर सेल को तोड़ देती हैं और इस तरह से हमें उसका इलाज मिलता है। तो मेडिसिन की फील्ड में, तिब की फील्ड में, तिब के शोबे के अंदर हम रेडियोथेरापी के अंदर इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खुराक को महफूज कैसे बनाया जा सकता है, इसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के ख़वास का मुतालिया किया जाता है। इसी के साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करवाई जाती है, तो हम इन न्यूक्लियर रिएक्शंस का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसके अंदर हम कुछ ऐसे एलिमेंट रखते हैं जो ये सारा अमल शो कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं।
तो लिहाजा उन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब इन एलिमेंट्स को रखा जाता है, ये अपनी शुआएं खारिज करते हैं और आपस में इनके रिएक्शंस होते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ पार्टिकल्स को की बौछार भी इन एलिमेंट्स के ऊपर करवाते हैं जो ये अमल जाहिर करते हैं। तो जब कुछ पार्टिकल्स की बौछार करवाई जाती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर, तो वो एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर तब्दीलियां होती हैं। उन तब्दीलियों के नतीजे में बहुत बड़े मिकदार के अंदर एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी को हम बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ सनतों के अंदर हम इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो रेडियो एक्टिविटी ज़ाहिर करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की इस शाख में माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुतालिया किया जाता है। ऐसी शाख जिसमें हम माहौल के अज्जा का मुतालिया करते हैं कि माहौल में कौन कौन से जुज़ पाए जाते हैं और माहौल का अपने इंसान के साथ क्या ताल्लुक़ है, माहौल इंसान से क्या चीज़ें लेता है या बदले में इंसान को क्या चीज़ें देता है, इस ताल्लुक़ का बगौर मुतालिया किया जाता है। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम इस ताल्लुक़ का बड़ी तफसील के साथ मुतालिया करते हैं, वो शाख क्या कहलाती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। लेकिन माहौल का ना सिर्फ इंसान के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है, बल्कि माहौल का या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का साइंस की दूसरी शाखों के साथ भी एक उतना ही अहम ताल्लुक़ है। वो दूसरी शाखें कौन कौन सी हैं? जैसे बायोलॉजी, इसके साथ साथ अर्ज़ियात, जियोग्राफ़ी, इसके साथ माहौलियात, इसके साथ मिट्टी और पानी की केमिस्ट्री और इसके साथ रियाजी और इंजीनियरिंग। ये वो तमाम अहम शाखें हैं जो माहौल के साथ एक ताल्लुक़ के अंदर रहती हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि एक पौधा जिसको ग्रोथ करने के लिए, जिसको उगने के लिए, अच्छी पैदावार के लिए पानी की भी ज़रूरत है, मिट्टी की भी ज़रूरत है। अब ये चीज़ें उसको कहाँ से हासिल होंगी? उस पौधे के माहौल से हासिल होंगी। मतलब उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के अंदर मिट्टी भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। तो अब कितनी मिकदार के अंदर मौजूद है कि वो उस पौधे को बेहतरीन तरीके से ग्रो करने के लिए काफ़ी है। तो लिहाजा माहौल ना सिर्फ अपनी बात करता है बल्कि अपने अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ अज्जा की भी बात करता है, इसका ज़िंदा चीज़ों के साथ क्या ताल्लुक़ है उसकी भी बात करता है। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम इन तमाम चीज़ों का अहाता करते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करते हैं, वो शाख क्या कहलाती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। इस शाख का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? इस शाख का इस्तेमाल हम करते हैं कि हमारे माहौल के अंदर, गिरदोनवा के अंदर जो जो केमिकल रिएक्शंस वकूअ पज़ीर हो रहे हैं उनका इल्म हासिल किया जाए। जब हम उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानना शुरू हो जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं माहौल के अंदर, जिसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शंस जो हमारे माहौल के अंदर हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर हो रहे हैं, उनको बेहतर बनाया जाए। हमें क्या चाहिए? हमें अपने माहौल के बारे में इल्म होना चाहिए। जब हम अपने माहौल को जानते होंगे, माहौल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को जानते होंगे, तो हम उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। हमारे माहौल के अंदर जैसे हमारे सांस लेने का अमल है, वो भी हमारे माहौल के साथ आपस में ताल्लुक़ की वजह से हो रहा है। मतलब हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेते दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, माहौल को दे देते हैं और माहौल से ऑक्सीजन को लेते हैं और जिस्म के अंदर ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान मुख्तलिफ तरह से, ना सिर्फ इंसान बल्कि हैवान, बल्कि पौधे, इस तरह की जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं वो सारी की सारी अपने माहौल के साथ एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ बना के रहती हैं। तो हमें चाहिए, अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले ये पता हो कि हमारा माहौल ये किस तरह का है और हमारे माहौल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस ये किस तरह से वकूअ पज़ीर होते हैं। जब हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद हम इसको बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई काम कर सकेंगे, कोई ना कोई उसके ऊपर अमल दरामद करवा सकेंगे। दूसरे नंबर पर जब हमें ये सारी चीज़ों का इल्म हासिल हो जाता है तो इसका हमें क्या फ़ायदा होता है? हम कुछ ना कुछ ऐसे बेहतर इक़दामात कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने माहौल के अंदर पाई जाने वाली आलूदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। तो आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है आज के दौर के अंदर। आज की ज़िंदगी में हमारा इन्वायरमेंट जो है वो उसको बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है और ये सारे का सारा जो कसूर है वो इंसानी सरगर्मियों का भी है, क्योंकि हम चीज़ों का इस्तेमाल इस कदर बढ़ाते चले जा रहे हैं और वो चीज़ें जिनका इस्तेमाल कदरन कम भी किया जाए तो भी गुजारा है, लेकिन उसके बावजूद हम उनका ज़िया इस कदर कर रहे हैं कि वो हमारे माहौल का जब हिस्सा बनती हैं तो उसकी वजह से ऐसे जहरीले केमिकल पैदा होते हैं जो जहरीले केमिकल ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बाइस बनते हैं बल्कि हमारे माहौल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर हम चाहते हैं
कि हमारा गिरदोनिवा, हमारा इर्द गिर्द, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा हो, तो हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों के बारे में एक तफसीलन इल्म हासिल करने के बाद हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट में रहने के काबिल हो जाए और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। आगे बढ़ते हैं, आगे है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि यहाँ पर मौजूद केमिस्ट्री की 8 शाखों में से आखिरी शाख है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी, इनके तज्ज़िया और पहचान व शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। बड़ी अहम ये शाख है केमिस्ट्री की। एनालिटिकल वर्ड है, ये लफ्ज़ है तज्ज़िया। किसी भी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करने को तज्ज़िया कहा जाता है। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, हमें वो चीज़ दी जाती है। और केमिस्ट्री पढ़ने का तालिब इल्म को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में वो नहीं जानता, उसके ऊपर वो कुछ तजर्बात करता है और उन तजर्बात की रोशनी में, कुछ दलाइल की रोशनी में वो बता देता है कि वो चीज़ क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमें नमूना दिया जाता है, जो हमें मटीरियल दिया जाता है, ऐसा मटीरियल होता है जिसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं होती। हमने क्या करना है, हमारे लिए जो चीज़ हमें मालूम नहीं है, हमने उसका पता चलाना है, उसे मालूम करना है। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें किसी दिए गए नमूने के बारे में इल्म हासिल किया जाता है। कैसे इल्म हासिल किया जाएगा? दो तरह का मुताला करके, दो तरह का तज्ज़िया करके हम पता चला लेते हैं कि हमारा जो दिया गया नमूना है वो क्या चीज़ है असल में। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम ये सारा काम करते हैं, वो शाख क्या कहलाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब ये जो दो तरह का हम तज्ज़िया करते हैं अपने नमूने के ऊपर, दिए गए कंपाउंड के ऊपर, जो हमें नहीं पता कि क्या है, वो दो तरह का तज्ज़िया किस तरह का होता है? एक तज्ज़िया की किस्म होती है कैफियती लिहाज से तज्ज़िया, दूसरी तरह का होता है मिकदारी लिहाज से तज्ज़िया। हम ये दोनों एक एक करके अपने दिए गए नमूने के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से पता चलाते हैं कि जो दिया गया सब्सटेंस था, मतलब दी गई जो शय थी, जो दी गई स्पीशी थी, वो क्या चीज़ थी। मतलब जैसे पहला कैफियती लिहाज से हम कैसे तज्ज़िया करते हैं, कैफियत इस तज्ज़िये के अंदर हम ये पता चलाते हैं कि दिए गए नमूने के अज्जाए तरकीबी क्या थे और कौन कौन सी कीमियाई अनवा उसके अंदर मौजूद थी। मतलब हमें एक कंपाउंड दिया गया है, मैं कहता हूँ कि हमें ग्लूकोज दी गई है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता कि वो ग्लूकोज है। हमें एक कंपाउंड दिया गया है जिसका फार्मूला है C6H12O6 और ये फार्मूला किसका? ग्लूकोज का। हमारे लिए ये एक नामालूम चीज़ है, हमें ये दी गई है, हमने पता चलाना है कि ये कौन सी चीज़ है। हमारे लिए तो एक सॉलिड है, एक ठोस पाउडर की शक्ल में मौजूद ये एक कंपाउंड है, हमें नहीं पता ये क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या कमाल है, ये हमें कुछ तजर्बात सिखाती है, ऐसे तजर्बात जिसकी मदद से पता चला सकते हैं कि जो हमें चीज़ दी गई है वो कौन सी वाली है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर कुछ तजर्बे करूँगा, उन तजर्बों की मदद से मैं ये पता चलाऊँगा कि इसके अंदर पहले नंबर पर तो कार्बन मौजूद है, दूसरे नंबर पर इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, तीसरे नंबर पर इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो मैंने कुछ तजर्बे किए लेबॉर्ट्री के अंदर और उनकी मदद से मैंने ये पता चला लिया कि जो नमूना हमें दिया गया था उसमें कौन कौन सी कीमियाई अनवा, कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद था। तो ये वाला जो तज्ज़िया होगा इसको मैं क्या कहता हूँ? कैफियती लिहाज से, कि क्या कैफियत है हमारे कंपाउंड की जो दिया गया हमें, जिसके ऊपर हमने काम करना है। दूसरे नंबर पर मिकदारी लिहाज से, अभी हमें सिर्फ अनवा का पता चला कि कौन कौन सी मौजूद है हमारे कंपाउंड के अंदर, हमारे नमूने के अंदर, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि वो है नमूना है किस चीज़ का, वो कंपाउंड कौन से वाला है। इसके लिए हमें हर कीमियाई अनवा की क्या चाहिए? मिकदार भी चाहिए कि अगर कार्बन मौजूद है तो वो कितना है, अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो वो कितना है, ऑक्सीजन मौजूद है तो वो कितना है। उसके लिए हम मिकदारी लिहाज से भी उस कंपाउंड का तज्ज़िया करते हैं और ये तज्ज़िया करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तजर्बात करना पड़ते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर रहते हुए। जब वो तजर्बात करते हैं तो उसकी रोशनी में हमारे पास कुछ नताइज आते हैं और उन नताइज से हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि जो हमारा नमूना है उसके अंदर हर जुज़ वो क्या मिकदार रखता है। जैसे कि अगर मैं बता दूं कि इस ग्लूकोज के अंदर ये जो कार्बन के एटम्स हैं इनकी तादाद 6 है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं इनकी तादाद 12 है, ऑक्सीजन के एटम्स हैं इनकी तादाद 6 है। ये मैं तादाद कैसे बताऊंगा? इनकी परसेंटेज की मदद से।
मैं ये तादाद बता सकता हूँ कि कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, और इस तरह से मैं पहुँच जाऊँगा कि ये जो हमें नमूना दिया गया था, जो हमें कंपाउंड दिया गया था जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, वो कंपाउंड कौन से वाला है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इस लिहाज से एक अहम शाख है कि हम क्या करते हैं, इसमें हम एक किस्म का जादू कर रहे हैं। वो जादू क्या है कि जो चीज़ हमें दी गई है उसके बारे में हम नहीं जानते, उसको लेबॉर्ट्री के अंदर ले गए हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर ले जाकर कुछ तजर्बात किए हैं और उन तजर्बात की रोशनी में हमने पहचाना है कि वो चीज़ कौन सी है। अज़ीज़ तलबा तालबात, तो आज आपने इस लेक्चर में बड़ा तफसीलन समझा केमिस्ट्री की अहम 5 शाखों के बारे में, जिसमें आपने बायोकेमिस्ट्री के बारे में तफसीलन पढ़ा कि ये क्या है और कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। फिर आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा और आखिर पे आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री का तफसीलन जायज़ा लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।